वनिता, गरिमा का विवाह नजदीक आ गया है। पहले सोच रही थी सब काम समय से निपटा लूंगी, पर ऐसा नहीं हो पा रहा है। तुम थोड़ा जल्दी आ सको तो अच्छा है, बहुत काम है। समझ नहीं पा रही हूँ कि कहाँ से कार्य प्रारंभ करूँ। कुछ शॉपिंग कर ली है और कुछ बाकी है। दीदी, आप चिंता न करें, मैं अवश्य पहुंच जाऊंगी। आखिर मेरी बेटी का भी तो विवाह है, वनिता ने उत्तर दिया। वनीता अपनी बड़ी बहन पुनीता की बात मानकर विवाह से लगभग 15 दिन पूर्व ही चली आई थी। उसकी 7 वर्षीय बेटी अपूर्वा भी उसके साथ आ गई थी। विशाल, विक्रांत की पढ़ाई के कारण बाद में आने वाले थे। वनीता को आया देखकर पुनीता ने चैन की सांस ली। चाय का प्याला उसके हाथ में देते हुए बोली, पहले चाय पी ले, बाकी बातें बाद में करेंगे। वनीता ने चाय का प्याला उठाया। टूटा हैंडल देखकर वह आश्चर्य से भर उठी। ऐसे कप में किसी को चाय देना तो दूर, वह उसे उठाकर फेंक दिया करती थी, पर इतने शानो शौकत से रहने वाली दीदी के घर भला ऐसी क्या कमी है जो उन्होंने उसे ऐसे कप में चाय दी। मन किया वह चाय न पिए, पर रिश्ते की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए खून का घूंट पीकर चाय सिप करने लगी, पर उसकी बेटी अपूर्वा से नहीं रहा गया। उसने कहा, मौसी, इस कप का हैंडल टूटा हुआ है। क्या? मैंने ध्यान ही नहीं दिया। सारे कप गंदे पड़े हैं। मुनिया भी पता नहीं कहाँ चली गई। चाय की पत्ती लाने भेजा था, 1 घंटे से ज्यादा हो गया, अभी तक नहीं आई। नौकरानियों से कप ही नहीं बचते। अभी कुछ दिन पहले ही तो खरीद कर लाई थी। दूसरा निकालूंगी तो उसका भी यही हाल होगा। वैसे भी विवाह से 3 दिन पहले होटल में शिफ्ट होना ही है। अभी तो हम लोग ही हैं, इन्हीं से काम चला लेते हैं, पुनीता ने सफाई देते हुए कहा। वनीता ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप चाय पीने लगी तथा अपूर्वा खेलने में लग गई। वनीता भी पुनीता के साथ विवाह के कार्यों की समीक्षा करने व उन्हें पूर्ण करने में जुट गई। कुछ दिन बाद उदिता भी आ गई। उसे देखते ही पुनीता और वनीता की खुशी की सीमा न रही। दोनों एक साथ बोल उठीं, अरे, अचानक तुम कैसे? कोई सूचना भी नहीं दी। मैं सरप्राइज देना चाहती थी। मुझे पता चला कि तुम दोनों अभी एक साथ हो तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने संजय से कहा कि निक्की की परीक्षा की सारी तैयारी करा दी है, आप बाद में आ जाना। मैं जा रही हूँ। कम से कम हम तीनों बहनें गरिमा के विवाह के बहाने ही कुछ दिनों साथ साथ रह लेंगी। बहुत अच्छा किया, हम दोनों तुम्हें ही याद कर रहे थे। मुनिया, 3 कप चाय बना देना और हाँ, नए कप में लाना, पुनीता ने नौकरानी को आवाज लगाते हुए कहा। फिर उदिता की ओर मुखातिब होकर बोली, अगर पहले सूचना दी होती तो गाड़ी भिजवा देती। पुनीता दीदी की बात सुनकर वनीता के मन में कुछ दरक गया। नन्ही अपूर्वा के कान भी खड़े हो गए। उदिता के आते ही दूसरे कप निकालने के आदेश के साथ गाड़ी भिजवाने की बात ने उसके शांत दिल में हलचल पैदा कर दी थी। जब वह आई थी तब तो दीदी को पता था, फिर भी उन्होंने किसी को नहीं भेजा। वह स्वयं ही ऑटो करके घर पहुंची थी। बात साधारण थी, पर वनीता को ऐसा महसूस हो रहा था कि अनचाहे ही पुनीता दीदी ने उसकी हैसियत का एहसास करा दिया है। वह पिछले 8 दिनों से वह उसी टूटे कप में चाय पीती रही थी, पर उदिता के आते ही दूसरे कप निकालने के आदेश के साथ गाड़ी भिजवाने की बात को वह पचा नहीं पा रही थी। मन कर रहा था वह वहां से उठकर चली जाए, पर न जाने किस मजबूरी के कारण उसके शरीर ने उसके मन की बात मानने से इनकार कर दिया। वनीता तीनों बहनों में छोटी है। पुनीता और उदिता के विवाह संपन्न परिवारों में हुए थे, पर पिताजी की मृत्यु के बाद घर की स्थिति दयनीय हो गई थी। भाई ने अपनी हैसियत के अनुसार घर वर ढूंढा और विवाह कर दिया। यद्यपि विशाल की नौकरी उसके जीजाजी की तुलना में कम थी, संपत्ति भी उनके बराबर नहीं थी, पर वह अत्यंत परिश्रमी, सुलझे हुए व स्वभाव के बहुत अच्छे इंसान हैं।
उन्होंने उसे कभी किसी कमी का एहसास नहीं होने दिया था और उसने भी अपने छोटे से घर को इतने सुरुचिपूर्ण ढंग से सजा रखा है कि विशाल के सहकर्मी उससे ईर्ष्या करते हैं। स्वयं काम करने के कारण उसके घर में कहीं भी गंदगी का नामो निशान नहीं रहता था और न ही टूटे-फूटे बर्तनों का जमावड़ा। यह बात अलग है कि ऐसे ही पारिवारिक आयोजन उसे चाहे अनचाहे उसकी हैसियत का एहसास करा जाते हैं, पर अपनी सगी बहन को अपने साथ ऐसा व्यवहार करते देखकर वह स्तब्ध रह गई। क्या अब नया सेट खराब नहीं होगा? हमेशा की तरह इस बार भी पुनीता व उदिता गप मारने लग जाती और वनीता काम में लगी रहती थी। अगर वह समय निकालकर उनके पास बैठती तो थोड़ी ही देर बाद कोई काम आने पर उसे ही उठना पड़ता था। पहले वह इन सब बातों पर इतना ध्यान नहीं दिया करती थी, पर इस बार उसे काम में लगा देखकर एक दिन उसकी बेटी अपूर्वा ने कहा, मम्मा, दोनों मौसियाँ बातें करती रहती हैं और आप काम में लगी रहती हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। बेटा, वे दोनों बड़ी हैं, मुझे उनका काम करने में खुशी मिलती है। अपूर्वा की बात सुनकर वह चौकी पर संतुलित उत्तर दिया। उसने उत्तर तो दे दिया, पर अपूर्वा की बातें चाहे अनचाहे उसके दिमाग में गूंजने लगी। पहले भी इस तरह की बातें उसके मन में उठा करती थी, पर यह सोचकर अपनी आवाज दबा दिया करती थी कि आखिर वे उसकी बड़ी बहनें हैं। अगर वे उससे कोई काम करने के लिए कहती हैं, तो इसमें बुराई क्या है? पर इस बार बात कुछ और ही थी जो उसे बार बार चुभ रही थी। न चाहते हुए भी दीदी का उदिता के आते ही नए कप में चाय लाने व गाड़ी भेजने का आग्रह उसके दिल और दिमाग में हथौड़े मारने लगता। जब जब ऐसा होता वह यह सोचकर मन को समझाने का प्रयत्न करती कि हो सकता है वह सब दीदी से अनजाने में हुआ हो, उनका वह मंतव्य न हो जो वह सोच रही है। आखिर वह उनकी छोटी बहन है, वे उसके साथ भेदभाव क्यों करेंगी? सच तो यह है कि दीदी का उस पर अत्यंत ही विश्वास है, तभी तो अपनी सहायता के लिए दीदी ने उसे ही बुलाया। उनका उसके बिना कोई काम नहीं हो पाता है। चाहे वह दुल्हन की ड्रेस की पैकिंग हो या बक्से को अरेंज करना हो, चाहे मिठाई के डब्बे रखने की व्यवस्था करनी हो, और तो और विवाह के समय काम आने वाली सारी सामग्री की जिम्मेदारी भी उसी पर थी। गरिमा भी अक्सर उससे ही आकर सलाह लेते हुए पूछती, मौसी, इस ड्रेस के साथ कौन सी ज्वेलरी पहनूंगी, या ये चूड़ियां पर्स और सैंडल मैच कर रही हैं या नहीं? विवाह की लगभग आधी से अधिक शॉपिंग तो गरिमा ने उसके साथ ही जाकर की थी। वह कहती, मौसी, आपका ड्रेस सेंस बहुत अच्छा है, वरना ममा और उदिता मौसी को तो भारी भरकम कपड़े या हैवी ज्वेलरी ही पसंद आती हैं। अब भला मैं उनको पहनकर ऑफिस तो जा नहीं सकती, फिर लेने से क्या फायदा? कहते हैं मन अच्छा न हो तो छोटी से छोटी बात भी बुरी लगने लग जाती है। शायद यही कारण था कि आजकल वह हर बात का अलग ही अर्थ निकाल रही थी। यह सच है कि गरिमा का निश्चल व्यवहार उसके दिल पर लगे घावों पर मरहम का काम कर रहा था, पर दीदी की टोका टाकी असहनीय होती जा रही थी। उसे लग रहा था कि काम निकालना भी एक कला है। बस थोड़ी सी प्रशंसा कर दो और उसके जैसे बेवकूफ बेदाम के गुलाम बन जाते हैं। मन कह रहा था व्यर्थ ही जल्दी आ गई। काम तो सारे होते ही, कम से कम यह मानसिक यंत्रणा तो न झेलनी पड़ती। वनीता, जरा इधर आना, पुनीता ने आवाज लगाई। देख, यह सेट उदिता लाई है। गरिमा को देने के लिए। वनीता के आते ही पुनीता ने उदिता का लाया सेट उसे दिखाते हुए कहा, बहुत खूबसूरत है। वनीता ने उसे हाथ में लेकर देखते हुए निश्चल मन से कहा, पूरे 2.5 लाख रुपए का है। उदिता ने दर्प से सबको दिखाते हुए कहा, मौसी, आप मेरे लिए क्या लाई हो? वहीं खड़ी गरिमा ने वनीता की तरफ देखकर बच्चों सी मनुहार की। उदिता का यह वाक्य सुनकर वनीता का मन बुझ गया। अपना लाया गिफ्ट उस बहुमूल्य सेट की तुलना में नगण्य लगने लगा, पर गरिमा के आग्रह को वह कैसे ठुकराती। उसने सकुचाते हुए सूटकेस से अपना लाया उपहार निकालकर उसे दिखाया।
उसका उपहार देखकर गरिमा खुशी से बोली, वाओ, मौसी, आपका जवाब नहीं, यह पेंडेंट बहुत ही खूबसूरत है। साथ ही वाइट गोल्ड की चेन। ऐसा ही कुछ तो मैं चाहती थी। इसे तो मैं हमेशा पहन सकती हूँ। गरिमा की बात सुनकर वनीता के चेहरे पर रौनक लौट आई। लाखों के उस डायमंड सेट की जगह हजारों का उपहार गरिमा को पसंद आया। यही उसके लिए बहुत था। विवाह खुशी खुशी संपन्न हो गया और सभी अपने अपने घर चले गए। वनीता भी धीरे धीरे सब भूलने लगी। समय बड़े से बड़े घाव को भर देता है। वैसे भी गरिमा के विवाह के बाद मिलना भी नहीं हो पाया। न ही दीदी आई और न ही उसने प्रयत्न किया। बस फोन पर ही बातें हो जाया करती थी। समय के साथ विक्रांत को आईआईटी कानपुर में दाखिला मिल गया और अपूर्वा +2 में आ गई। इसके साथ ही वह मेडिकल की तैयारी कर रही थी। समय के साथ विशाल के प्रमोशन होते गए और अब वे मैनेजर बन गए हैं। एक दिन पुनीता दीदी का फोन आया कि तुम्हारे जीजाजी को वहां किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में आना है। मैं भी आ रही हूँ। बहुत दिन हो गए तुम सबसे मिले हुए। पहली बार उसके घर आ रही हैं। सो पिछली सारी बातें भूलकर उत्सुकता से वनीता उनके आने का इंतजार करने के साथ तैयारियां भी करने लगी। सोने के कमरे को उनके अनुसार सेट कर लिया और दीदी की पसंद की खस्ता कचौड़ी बना ली व रसगुल्ले मंगा लिए। खाने में जीजाजी की पसंद का मलाई कोफ्ता व पनीर भुर्जी भी बना ली थी। उसने दीदी जीजाजी की खातिरदारी का पूरा इंतजाम कर रखा था। पर न जाने क्यों अपूर्वा को उसका इतना उत्साह पसंद नहीं आ रहा था। जीजाजी दीदी को ड्रॉप कर यह कहते हुए चले गए, मुझे देर हो रही है वनीता, मैं निकलता हूँ। आते आते शाम हो जाएगी। तब तक तुम अपनी बहन से खूब बात कर लो। बहुत तरस रही थी ये तुमसे मिलने के लिए। शाम को आकर तुम सबसे मिलता हूँ। दीदी ने उसका घर देखकर कहा, छोटे घर को भी तूने बहुत ही करीने से सजा रखा है। विशेषतया उन्हें अपूर्वा का कमरा बहुत पसंद आया। तब तक अपूर्वा ने नाश्ता लगा दिया। नाश्ते के बाद अपूर्वा चाय ले आई। चाय का कप मौसी को पकड़ाया। पुनीता उस कप को देखकर चौंकी। वनीता कुछ कहने के लिए मुंह खोलती उससे पहले ही अपूर्वा ने कहा, मौसी, इस कप को देखकर आपको आश्चर्य हो रहा होगा, पर गरिमा दीदी के विवाह में आपने ममा को ऐसे ही कप में चाय दी थी। हफ्ते भर तक वे ऐसे ही कपों में चाय पीती रहीं, जबकि उदिता मौसी के आते ही आपने नया टी सेट निकलवा दिया था। मौसी, तब से मेरे मन में यह बात रह रहकर टीस देती रहती थी। वैसे तो टूटे कप हम फेंक दिया करते हैं, पर यह कप मैंने बहुत सहेज कर रखा था, उस याद को जीवित रखने के लिए कि कैसे कुछ अमीर लोग अपनी करनी से लोगों को उनकी हैसियत बता देते हैं, चाहे वे उनके अपने ही क्यों न हों। आज उस अपमान के साथ अपनी बात कहने का अवसर भी मिल गया। पुनीता चुप रह गई। बाद में वह अपूर्वा के कमरे में गई और बोली, सॉरी बेटा, आज तूने मुझे आईना ही नहीं दिखाया, सबक भी सिखा दिया है। शायद मैं नासमझ थी। मैं यह सोच ही नहीं पाई थी कि हमारे हर क्रियाकलापों को बच्चे बहुत ध्यान से देखते हैं और हमारी हर छोटी बड़ी बात का वे अपनी बुद्धि के अनुसार अर्थ भी निकालते हैं। मुझे इस बात का एहसास ही नहीं था कि व्यक्ति चाहे छोटा हो या बड़ा, सब में आत्मसम्मान होता है। बड़े एक बार आत्मसम्मान पर लगी चोट को रिश्तों की परवाह करते हुए भूलने का प्रयत्न कर भी लेते हैं, किंतु बच्चे अपने या अपने घर वालों के प्रति होते अन्याय को सहन नहीं कर पाते और अपना आक्रोश किसी न किसी रूप में निकालने की कोशिश करते हैं। अपूर्वा, तुमने अपने मन की व्यथा को इतने दिनों तक स्वयं तक ही सीमित रखा और आज इतने वर्षों बाद अवसर मिलते ही प्रकट भी कर दिया। मुझे खुशी तो इस बात की है कि तुमने अपनी बात इतने सहज और सरल ढंग से कह दी। आज तुमने मुझे एहसास करा दिया बेटा कि उस समय मैंने जो किया वह गलत था। एक बार फिर से सॉरी बेटा, कहते हुए उन्होंने अपूर्वा को गले से लगा लिया।
जहां पुनीता अपने पिछले व्यवहार पर शर्मिंदा थी, वहीं वनीता अपूर्वा के कटु वचनों को सुनकर उसे डांटना चाहकर भी नहीं डांट पा रही थी। संतोष था तो सिर्फ इतना कि दीदी ने अपना बड़पन दिखाते हुए अपनी गलती मान ली थी। सच तो यह था कि आज उसके दिल से भी वर्षों पुराना बोझ उतर गया था। आखिर आत्मसम्मान तो हर एक में होता है। उस पर लगी चोट व्यक्ति के दिन का चैन और रात की नींद चुरा लेती है। शायद उसकी पुत्री के साथ भी ऐसा ही हुआ था। आज उसे यह भी एहसास हो गया कि आज की पीढ़ी अन्याय का उत्तर देना जानती है, साथ ही बड़ों का सम्मान करना भी। अगर ऐसा न होता तो अपूर्वा सॉरी मौसी कहकर उनके कदमों में न झुकती। जहां पैसों को महत्व दिया जाता है, वहां रिश्तों की मधुरता खत्म हो जाती है। अमीर हो या गरीब, सभी को एक नजर से देखना चाहिए।